हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रतिरोधकों के बारे में। प्रतिरोधक क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं तथा कलर कोडिंग की सहायता से अपन प्रतिरोधकों का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने जो पिछला वीडियो था उस वीडियो के अंदर अध्ययन किया था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोधकों के संयोजन के बारे में कि प्रतिरोधकों को दो या दो से अधिक प्रतिरोधकों को अपन एक दूसरे के साथ किन किन प्रकार से अपन जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, जो प्रतिरोधक होते हैं उनको अपन तीन प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम और तीसरा होता है कौन सा, मिश्रित संयोजन या मिश्रित क्रम। तो दोस्तों, अब तीनों संयोजनों का अपन एक एक करके विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले अपन का आज का टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन, और उसमें भी अपना पहला टॉपिक होगा श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होगा? श्रेणी क्रम संयोजन। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्रतिरोधकों का संयोजन। प्रतिरोधकों का संयोजन। तो देखो, जो प्रतिरोधक होते हैं उनका संयोजन अपन तीन प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपन श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा देखते हैं सबसे पहले? श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखो, मान लो दोस्तों दो या दो से अधिक प्रतिरोध है। मैं डायग्राम के अंदर लेता हूं तीन प्रतिरोध। मान लो ये तीन प्रतिरोध है। अगर इन तीनों प्रतिरोधों को अपन कुछ इस प्रकार से जोड़ दें, इस प्रतिरोध के इस सिरे को मैं इसके साथ जोड़ दूं, इसको इसके साथ, और इसका लास्ट वाला और इसके पहले वाले, इन दोनों सिरों के साथ मैं क्या लगा दूं? एक बैटरी लगा दूं। क्या लगा दूं? बैटरी। और यहाँ पर क्या लगा दे? एक स्विच लगा दे। क्या लगा दे? स्विच। तो अगर इस प्रकार से अपन तीन प्रतिरोधों को जोड़कर उनको किससे संयोजित कर दे? अपन बैटरी से। मान लो ये प्रतिरोध है आपका R1, इस प्रतिरोध का मान है R2 और इस प्रतिरोध का मान कितना है? R3। अपन ने V वोल्ट की एक क्या लगाई है? बैटरी। ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है और ये बैटरी की कौन सी प्लेट है? नेगेटिव। ये क्या है? आपका स्विच है। क्या है? स्विच। अब जैसे अपन इस सर्किट के अंदर इस स्विच को बंद करेंगे तो बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से अंदर से कुछ धारा प्रवाहित होगी। मान लेते हैं अपन बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से कितनी धारा जा रही है? I। ये धारा यहां से होते हुए किसके अंदर जाएगी? R1। R1 के अंदर जो धारा बहेगी वो कितनी होगी? I होगी, क्योंकि यहां से जो धारा आ रही थी वो इधर होकर यहीं पर पहुंचेगी। कहीं पर भी धारा के बटने का रास्ता नहीं है। R1 के अंदर से धारा प्रवाहित होते हुए R2 के अंदर जो धारा जाएगी वो भी क्या जाएगी? I ही जाएगी, क्योंकि धारा यहाँ पर कहीं भी डिवाइड नहीं हो रही है। ऐसे कैसे? R2 से जो निकलकर धारा जाएगी और R3 में जो धारा प्रवेश करेगी वो कौन सी होगी? आपकी I होगी। कौन सी होगी? I। तो अपन देख रहे हैं R1, R2 और R3, इन तीनों प्रतिरोधों के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान कितना है? I है। कितना है? I। तो श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन होता है जिनमें सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या रहे? समान। यदि जितने भी प्रतिरोध अपन के यहाँ पर जुड़ रहे हैं उन सब प्रतिरोधों में धारा समान मान की बह रही है तो वो प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में जुड़ेंगे? आपके श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर पहली कंडीशन क्या होती है? इन तीनों प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है? समान। दूसरा देखो, अपन ने पढ़ा था विभवांतर। विभवांतर V बराबर क्या होता है? I इंटू क्या होता है? R। अगर मैं इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर देखूं तो देखो, यहाँ पर धारा तो कितनी है? I, और प्रतिरोध कितना है? R1। तो इसके सिरों पर जो विभवांतर पैदा होगा वो मान लेते हैं अपन कितना हो रहा है? V1 पैदा हो रहा है। कितना हो रहा है? V1। अब V1 बराबर क्या हो जाएगा? I, प्रतिरोध धारा तो कितनी है यहाँ पर? I, प्रतिरोध कितना है? R1। तो V1 का मान बराबर कितना हो जाएगा? I इंटू क्या हो जाएगा? R1। ऐसे कैसे? इस प्रतिरोध के सिरों पर यदि अपन विभवांतर देखें तो V2, इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या मान लेते हैं अपन? V2। देखो, V2 बराबर क्या होगा? धारा कितनी है? I, और प्रतिरोध कितना है? R2। तो V2 बराबर कितना हो जाएगा? I इंटू क्या हो जाएगा? R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I इंटू R2। ऐसे कैसे? यदि तीसरे प्रतिरोध के सिरों पर अपन विभवांतर मान ले कितना? V3। कितना? V3। तो V3 का मान कितना होगा? देखो,
R3 के अंदर धारा कितनी बह रही है I, और प्रतिरोध कितना है R3। तो जब I को R3 से अपन गुणा करेंगे तो ये किसका मान हो जाएगा आपका V3 का। तो V3 का मान हो जाएगा I इंटू क्या हो जाएगा R3। यदि इन तीनों प्रतिरोधों का मान अलग अलग है तो देखो V1, V2 और V3 इनका मान भी क्या आएगा अलग अलग आएगा। क्या आएगा अलग अलग। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है, सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान तो क्या होता है समान। क्या होता है समान। लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान क्या होता है अलग अलग होता है। क्या होता है अलग अलग। तो श्रेणी क्रम संयोजन उसे कहेंगे जिनमें जिन जिन प्रतिरोधों में धारा समान मान की बहेगी वो प्रतिरोध तो जुड़ेंगे आपके श्रेणी क्रम में, और जिन प्रतिरोधों के अंदर क्या होगा विभवांतर का मान भी क्या रहेगा इन प्रतिरोध के सिरों पर अलग अलग रहेगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर अपन को केवल दो शर्तें याद रखनी है। पहली शर्त तो क्या है, सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है समान। दूसरा क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान क्या होता है अलग अलग होता है। क्या होता है अलग अलग। तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर अपन को जो लिखना है, तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर अपन को सबसे पहली जो बात लिखनी है वो है क्या है, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है प्रत्येक प्रतिरोध में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है समान होता है। जिन जिन प्रतिरोधों में धारा समान मान की बहेगी वो प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ेंगे श्रेणी क्रम से। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध जितने भी प्रतिरोध है उन सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या रहेगा समान। दूसरा क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर यानी कि V का मान अलग अलग होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर आपको केवल दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या रहेगा समान। दूसरी क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान क्या होगा अलग अलग। यदि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा का मान समान है और प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान अलग अलग है तो वो सभी प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ेंगे आपके श्रेणी क्रम में। अगला है श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र। क्या श्रेणी क्रम में या श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। अगर मान लो दो या दो से अधिक प्रतिरोध आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं तो उन सब प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसका सूत्र क्या होगा आपका R इक्विवेलेंट बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस के Rn। मतलब जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं उन सब प्रतिरोधों के मानों को आपस में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो उन सब प्रतिरोधों का क्या आ जाएगा अपन का कुल प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। मतलब जितने भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं उन सब प्रतिरोधों के मानों को आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो उस परिपथ का क्या आ जाएगा अपन के पास कुल प्रतिरोध। क्या आ जाएगा कुल प्रतिरोध। अगली जो लाइन याद रखनी है आपको इसमें, यदि सभी प्रतिरोध यदि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध क्या हो समान मान के हो, श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोध क्या हो यदि समान मान के, तो देखो कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। सभी प्रतिरोध
समान मान के होने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर होगा एन इंटू क्या होगा, आर होगा, एन इंटू क्या होगा, आर। यहां पर एन बराबर, यहां एन बराबर क्या है, प्रतिरोधों की संख्या। क्या है, प्रतिरोधों की संख्या। आर बराबर क्या है, किसी एक प्रतिरोध का मान, किसी एक प्रतिरोध का मान, वो क्या होगा आपका आर हो जाएगा। तो यदि मान लो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ रहे हैं उन सब प्रतिरोधों का मान क्या है, समान है। क्या है, समान। तो उन सब प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र आएगा वो क्या होगा, आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, एन इंटू आर। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, यदि 5 ओम के, क्या, यदि 5 ओम के 500 प्रतिरोध, क्या 5 ओम के 500 प्रतिरोध क्या हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो। कौन से क्रम में जुड़े हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हो, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। क्या दिया है क्वेश्चन, यदि 5 ओम के 500 प्रतिरोध कैसे जुड़ रहे हैं आपके श्रेणी क्रम में, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो एक फॉर्मूला तो क्या पढ़ा था अपन ने, आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे कितना चलेगा, 500 तक चलेगा। कितना चलेगा, 500। तो कैसे करेंगे, 5 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे कितनी बार लिखना पड़ेगा अपन को, 500 बार। फिर टोटल इनको जोड़कर अपन किसका मान निकाल सकते हैं, आर इक्विवेलेंट का। लेकिन देखो यहाँ पर 500 प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, 500। लेकिन 500 के 500 जो प्रतिरोध है वो प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का है, 5 ओम का। कितने ओम का है, 5। यानी कि 5 ओम के 500 प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ा है इन्होंने, श्रेणी क्रम में। तो सभी प्रतिरोधों का मान क्या हो गया, समान। जब सभी प्रतिरोधों का मान समान होगा तो कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट बराबर होता है एन इंटू आर। यहाँ पर क्या है, एन बराबर क्या है, प्रतिरोधों की संख्या। कितनी संख्या दे रखी है, 500। यानी कि एन का मान कितना दे रखा है आपको, 500 दे रखा है। आर बराबर क्या है, किसी भी एक प्रतिरोध का मान। प्रत्येक प्रतिरोध कितने ओम का है, 5 ओम का। तो आर बराबर आपके पास क्या आ गया, 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा आपका, एन इंटू क्या होगा, आर। एन का मान कितना आपके पास, 500। आर का मान कितना आपके पास, 5। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 2500 ओम। यानी कि उस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध कितना होगा आपका, 2500 ओम होगा। कितना होगा, 2500 ओम। तो श्रेणी क्रम संयोजन वो संयोजन होता है जिसमें सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, समान। लेकिन सभी प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। यदि सभी प्रतिरोध समान मान के होंगे तो कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला आएगा आर इक्विवेलेंट बराबर होगा एन इंटू आर। यहाँ पर n बराबर क्या है, प्रतिरोधों की संख्या, और r बराबर क्या है, किसी भी एक प्रतिरोध का मान। अगर क्वेश्चन आपसे आ जाए यदि 5 ओम के 500 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो यहाँ पर सभी प्रतिरोध समान मान के हैं, तो r बराबर अपन को दिया है कितना, 5 ओम, और n बराबर दिया है कितना, 500। फॉर्मूला लग जाएगा आर इक्विवेलेंट बराबर n इंटू आर। तो 500 को जब अपन 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500। कितना आ जाएगा, 2500। श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर आपको एक लाइन और आती है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर जो कुल प्रतिरोध होता है उसका मान कितना होता है। श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर जुड़े हुए जो प्रतिरोध है उसमें से यदि कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो उसका मान कितना होगा। तो श्रेणीक्रम संयोजन, श्रेणीक्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध का मान सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा मान वाले प्रतिरोध से भी ज्यादा होता है। क्या लिखा मैंने? श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर जो कुल प्रतिरोध का जो मान आएगा उसका मान सबसे ज्यादा मान वाले प्रतिरोध से भी क्या होगा? ज्यादा। मान लो 3 प्रतिरोध है, एक है आपका 100, एक है आपका 1000, एक है मान लो आपका 5000। इन तीनों प्रतिरोधों को मैंने क्या जोड़ा है? श्रेणी क्रम। तो इन तीनों प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होगा वो सबसे ज्यादा मान, सबसे ज्यादा कितने का है? 5000। उससे भी क्या आएगा? ज्यादा। मतलब अपना जो आंसर आएगा इस 5000 से भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। मतलब सबसे ज्यादा मान वाले प्रतिरोध से भी क्या आएगा? ज्यादा। तो देखो 5 और 1 6, कितने आएंगे इसके? 6100 ओम। तो ये जो मान आया, ये मान क्या है? सबसे ज्यादा मान वाले प्रतिरोध से भी क्या है? आपका ज्यादा है। तो श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध का मान सबसे ज्यादा मान वाले प्रतिरोध से भी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये तो हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन। अगला जो संयोजन है वो है आपका समांतर क्रम संयोजन। तो देखो सेकंड अपन का संयोजन दे रखा है समांतर क्रम संयोजन। तो अब देखते हैं समांतर क्रम संयोजन होता क्या चीज है। मान लो 3 प्रतिरोध है जो इस प्रकार से जुड़े, और इनको यहां से किसके साथ जोड़ दे? अपन बैटरी के साथ जोड़ दे। तो देखो ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट हैगी, ये बैटरी कौन सी होगी? नेगेटिव। मान लो इस प्रतिरोध का मान कितना है? R1, इसका मान कितना है? R2, इसका मान कितना है? R3। तो बैटरी के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट के अंदर क्या होगी? धारा प्रवाहित होती है। मान लेते हैं अपन यहां से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है? I। ये I धारा जब इस पॉइंट पर आएगी तो यहां से तो कितनी आ रही है? आपकी I। किरचॉफ का अपन ने प्रथम नियम पढ़ा था, किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धाराओं का मान उससे जाने वाली धाराओं के मान के क्या होता है? बराबर। तो इस संधि बिंदु पर आने वाली धारा कितनी है? I। इस बिंदु के बाद से ये धारा कितने रास्तों के अंदर बढ़ जाएगी? आपके 3 रास्तों में। किसमें बढ़ जाएगी? 3 रास्तों में। इसमें जा रही है मान लो I1, इसमें जाएगी कितनी? I2, और इसमें जाएगी I3। अब ये I1, I2 और I3 इनका जो मान है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? R1, R2 और R3 में। जिसके अंदर R का मान मतलब प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा उसमें विद्युत धारा का मान क्या होगा? कम। और जिसके प्रतिरोध का मान कम होगा उसमें धारा क्या बहेगी? ज्यादा बहेगी। क्योंकि प्रतिरोध क्या करता है? धारा को बहने से क्या करता है? रोकता है। तो I1 देखो इस प्रतिरोध के अंदर धारा कितनी बह रही है? आपकी I1। इसके अंदर कितनी बह रही है? I2। और इसके अंदर कितनी बह रही है? I3। मतलब तीनों प्रतिरोधों में धारा का मान क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इसके अंदर I1 है, इसके अंदर I2 है, और इसके अंदर कितनी है? I3। तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है? अलग अलग। लेकिन जो विभवांतर होगा इन सब प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर, मैं मान लेता हूं अगर बैटरी आपकी 12 वोल्ट है, कितनी है? 12 वोल्ट। तो इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भी कितना होगा? आपका 12 वोल्ट। क्योंकि देखो इस प्रतिरोध का ये सिरा जुड़ रहा है बैटरी के प्लस से, और ये सिरा जुड़ रहा है किससे के? बैटरी से माइनस से। और बैटरी के प्लस और माइनस इन दोनों सिरों के बीच में विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट। तो R3 के सिरों पर भी कितना होगा? 12। ऐसे कैसे? R2 की ये दोनों सिरे किससे जुड़ रहे हैं? आपके बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इन सिरों पर भी जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? आपका 12 वोल्ट ही होगा। ऐसे कैसे? R1 के ये दोनों सिरे भी डायरेक्ट किससे जुड़ रहे हैं? बैटरी से। तो इसके सिरों पर भी जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? 12 वोल्ट। मतलब समांतर क्रम संयोजन के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाले विभवांतर का मान क्या होता है? समान। लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है।
तो अगर आपको कहीं पर ऐसा दिख जाए जिन जिन प्रतिरोधों में धारा अलग अलग मान की बहेगी, वो प्रतिरोध आपस में कौन से होंगे, समांतर क्रम में। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों प्रतिरोध के ये सिरे यहाँ पर जुड़ने चाहिए। ऐसे कैसे, दूसरे सिरे एक जगह पर, पहले सिरे भी एक जगह पर और दूसरे सिरे भी क्या होने चाहिए, एक जगह पर। इन दोनों सिरों के बीच में कोई अन्य प्रतिरोध नहीं आना चाहिए। यदि दोनों सिरों के बीच में कोई अन्य प्रतिरोध नहीं आता है तो ये प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में जुड़ेंगे, आपके समांतर क्रम। तो समांतर क्रम संयोजन के अंदर अपन को जो याद रखने की चीजें हैं वो क्या चीजें हैं, देखिए समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो पहली लाइन आपको याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, इसमें किसमें, समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन में अंदर क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध में, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। समांतर क्रम संयोजन के अंदर क्या होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, अलग अलग। अगली लाइन क्या है, इसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान होता है। क्या, समांतर क्रम संयोजन के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान तो क्या होता है, अलग अलग, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर पैदा होने वाले जो विभवांतर है उस विभवांतर का मान क्या होता है, समान। तो देखो समांतर क्रम संयोजन के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान तो क्या होता है, अलग अलग, धारा का मान तो अलग अलग होता है और विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान। अब आता है समांतर क्रम संयोजन के अंदर कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र। कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र। कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन समांतर क्रम के अंदर जो प्रतिरोध संयोजित है उन सब प्रतिरोधों के कुल प्रतिरोध का अपन क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर समांतर क्रम में केवल दो प्रतिरोध जुड़ रहे हैं, कितने, समांतर क्रम में केवल कितने प्रतिरोध जुड़ रहे हैं, दो प्रतिरोध, और उनका अपन को यदि कुल प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो दो प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध अपन इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर अपन इस फॉर्मूले को काम में लेंगे तो उससे अपन को आंसर क्या मिलेगा, जल्दी। यदि दो प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध, दो प्रतिरोध क्या हो, समांतर में संयोजित हो, समांतर में संयोजित हो तो कुल प्रतिरोध। यदि समांतर क्रम में दो प्रतिरोध क्या है, समांतर में संयोजित है तो कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होगा R इक्विवेलेंट बराबर, ऊपर तो दोनों प्रतिरोधों के मानों को क्या कर दो आप, गुणा, और नीचे दोनों प्रतिरोधों के मानों को आपस में क्या कर दो, जोड़ दो। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ऊपर तो दोनों को क्या करना है, गुणा, और नीचे दोनों को क्या करना है, जोड़ना।
जैसे उदाहरण के लिए मान लो एक है आपका 3 ओम का प्रतिरोध और एक है आपका 9 ओम का प्रतिरोध। इन दोनों प्रतिरोधों को मैंने क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ा। कौन से क्रम में जोड़ा, समांतर क्रम में। तो बताओ समांतर क्रम में इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो अपने पास दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला तो ये है और एक फॉर्मूला ये है। आंसर दोनों से क्या आएगा, समान। जैसे पहले अपन इस फॉर्मूले से यदि इसको सोल्व करें तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2। दो ही प्रतिरोध है तो कितना लिखेंगे अपन, 2। तो देखो R1 चाहे कोई सा मान लो 6 में से और 3 में से, तो इनको जब रख के अपन सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर आएगा 1/6 प्लस 1/3। इन दोनों का क्या लेंगे अपन, एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, 6। 6 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। एक को जब ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे कितना आएगा, 1। चिन्ह कौन सा आ जाएगा, प्लस। 6 में 3 का कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। 2 को 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2। और 2 को जब 1 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/6। ये किसके बराबर है, 1/R इक्विवेलेंट। अपन को किसका मान निकालना है, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर ये नीचे वाली संख्या यदि ऊपर जाएगी तो यहाँ पर भी नीचे वाली संख्या कहाँ ले जाएंगे, ऊपर। और ऊपर वाली संख्या को कहाँ ले आओ, नीचे। तो 6 तो चल जाएगा आपका ऊपर और 3 कहाँ जाएगा, नीचे। 6 में अपन 3 का भाग देंगे तो इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 2 ओम। तो एक तरीका तो ये था जिससे अपन को इतना कुछ करना पड़ता है। अगर दो ही प्रतिरोध है और दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं तो डायरेक्ट ऊपर तो दोनों को क्या कर दो, गुणा। 3 को और 6 को ऊपर डायरेक्ट दोनों को क्या कर दो, गुणा। और नीचे दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। 6 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18। 6 में 3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9। और 18 में जब अपन 9 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 2। तो एक अपन इस फॉर्मूले का उपयोग करके बहुत ही कम समय के अंदर बिगर कैलकुलेशन किए अपन क्या ला सकते हैं, आंसर। इस फॉर्मूले से अपन को थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो यदि दो प्रतिरोध है तो अपन फॉर्मूला काम में लेंगे, R इक्विवेलेंट बराबर होगा एक R1 इंटू R2। ऊपर तो दोनों को गुणा, नीचे दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। और यदि दो से ज्यादा प्रतिरोध है और फिर अपन से वो परिपथ का कुल प्रतिरोध पूछे तो अपन वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यदि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ रहे हैं वो सभी प्रतिरोध क्या है, यदि समान मान के, क्या सभी प्रतिरोध समान मान के होने पर कुल प्रतिरोध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा R इक्विवेलेंट बराबर होगा R बटे क्या होगा, N। R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R बटे N। यहाँ पर R बराबर क्या है, किसी एक प्रतिरोध का मान, किसी एक प्रतिरोध का मान। और N बराबर क्या है, यहाँ पर प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोधों की संख्या। तो यदि क्वेश्चन आ जाए मान लो 5 ओम के, कितने, 5 ओम के 50 प्रतिरोध, कितने, 50 प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, समांतर क्रम में जुड़ रहे हैं। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, तो देखो R का मान कितना है आपका 5, N का मान कितना आ गया 50। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/10, मतलब कितना हो जाएगा, 0.1 ओम। उस सर्किट का क्या होगा, आपका कुल प्रतिरोध आएगा। तो यदि सभी प्रतिरोध समान मान के हैं तो कुल प्रतिरोध निकालने का सूत्र कौन सा लेंगे अपन, R इक्विवेलेंट बराबर होगा R बटे N। तो ये तो हो गया आपका समांतर क्रम संयोजन। अब समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो कुल प्रतिरोध आता है उस कुल प्रतिरोध का जो मान होता है वो सबसे कम मान वाले प्रतिरोध से भी क्या होता है, कम होता है। क्या लिखा मैंने, समांतर क्रम संयोजन में, समांतर क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा, सबसे कम मान वाले, सबसे कम मान वाले प्रतिरोध से भी कम होगा। क्या लिखा मैंने,
समांतर क्रम संयोजन का जो कुल प्रतिरोध होगा वो उस परिपथ में सबसे कम मान वाला जो प्रतिरोध होगा उससे भी क्या आएगा, कम आएगा। जैसे मान लो एक है आपका 3 ओम का प्रतिरोध, एक है आपका 10 ओम का प्रतिरोध और एक है आपके 500 ओम का प्रतिरोध। इन तीनों प्रतिरोधों को कौन से क्रम में जोड़ा है, समांतर क्रम से। और समांतर क्रम में जोड़कर आपसे पूछे कि इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा, कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका जो कुल प्रतिरोध होगा उसका मान सबसे कम मान वाला प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। इस 3 ओम से भी क्या आएगा, कम आएगा। 3 ओम से भी क्या आएगा, कम। तो समांतर क्रम संयोजन का जो कुल प्रतिरोध होता है वो सबसे कम मान वाले प्रतिरोध से भी क्या आता है, कम आता है। क्या आता है, कम। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा, सबसे कम मान वाले प्रतिरोध से भी क्या होगा, कम होगा। तो ये तो हुए अपने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के जो थ्योरेटिकल था, मतलब होता क्या चीज है और कौन कौन से अपन के फॉर्मूले काम में आते हैं। अब बात आती है एग्जाम के अंदर जो इनमें से क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार से आता है। तो अपन को एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा श्रेणी और समांतर, उसमें क्या देगा, अपन को एक डायग्राम देगा और उस डायग्राम को देकर उसका या तो अपन से कुल प्रतिरोध पूछेगा या फिर उसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान पूछता है। तो सबसे पहले मैं जो डायग्राम लेता हूं, मान लो पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। मान लो ये सिरा है ए और ये सिरा है बी। ये है आपका 3 ओम, ये भी है आपका 3 ओम और ये है आपका 6 ओम। कितना है, 6 ओम। और आपसे पूछे कि इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे, जो अपन को ए और बी पॉइंट दे रखे हैं उनमें से किसी भी एक पॉइंट को आप प्लस मान लो और दूसरे पॉइंट को क्या मान लो, माइनस। अब जिस पॉइंट से आपने प्लस माना है, जिस पॉइंट को अपन ने प्लस माना है वहां से अपन धारा प्रवाहित करते हैं आई। यहां से धारा आएगी, इस पॉइंट पर आते ही धारा कितने भागों में बढ़ जाएगी, 2 भागों में। कुछ धारा इसके अंदर जाएगी और कुछ धारा इसके अंदर जाएगी। अब वो धारा कितनी जाएगी वो इस सर्किट के प्रतिरोध के ऊपर डिपेंड करेगी। मान लो इसके अंदर जो धारा गई वो कितनी है, I1, और इसके अंदर जो धारा गई वो कितनी है, I2। तो देखो इस 3 ओम और इस 6 ओम के प्रतिरोध के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो गया, अलग अलग। लेकिन देखो इसका ये सिरा और ये सिरा तो आपस में जुड़ रहा है, लेकिन क्या इसका दूसरा सिरा इसके दूसरे सिरे से जुड़ रहा है क्या। तो देखो इसका दूसरा सिरा इसके दूसरे सिरे से जुड़ता तो उसके बीच में एक प्रतिरोध और आ गया ना। तो अगर ये सिरा यहां पर जुड़ जाता तब तो ये डायरेक्ट कौन से क्रम में हो जाते, समांतर क्रम में। लेकिन ये एक प्रतिरोध इन दोनों के बीच में क्या हो गया, एक और जुड़ा हुआ है, तो ये दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में नहीं हो सकते। तो देखो 3 ओम के में धारा कितनी बह रही है, I1। तो यहां से 3 ओम के में से धारा निकलेगी आपका I1, इधर से धारा घूमती हुई इसके अंदर भी कितनी आएगी, I1। अब यहां से आएगी कितनी, I1, और यहां से आएगी कितनी, I2। तो देखो I1 और I2 जब यहां से I से बटी थी तो किस किस में बटी थी, I1 और I2। तो I1 और I2 वापस मिलकर किसका निर्माण कर लेगी, I का। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जिन 2 पॉइंट के बीच में कुल प्रतिरोध पूछा है उसमें से किसी भी एक पॉइंट को प्लस मानना है और दूसरे को क्या करना है, माइनस। फिर प्लस वाले से धारा प्रवाहित करते हुए कहां तक पहुंचना है, अपन को बी तक पहुंचना है। कहां तक पहुंचना है, बी तक। अभी इस सर्किट के अंदर अपन ये देखना है किन किन प्रतिरोधों के अंदर तो धारा समान बह रही है और किन किन प्रतिरोधों में धारा क्या बह रही है, अलग अलग। तो देखो एक तो ये 3 ओम के में प्रतिरोध में जो धारा बह रही है वो कितनी है, I1। ऐसे कैसे, इधर जो 3 ओम का है उसमें भी बहने वाली धारा का मान कितना है, I1। मतलब इन दोनों प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, समान। और अपन ने श्रेणी क्रम में पढ़ा था, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर धारा का मान क्या होता है, समान होता है। धारा का मान क्या होता है, समान। धारा समान किस में होती है, श्रेणी क्रम में। किस में होती है, श्रेणी क्रम में। तो इन दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान यदि समान है तो दोनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम के अंदर कुल प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र बताया था, R इक्विवेलेंट बराबर होता है क्या, R1 प्लस क्या होता है,
R2, तो R1 का मान कितना 3 और R2 का मान कितना 3, तो टोटल जो R इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा 6 ओम। तो इस ब्रांच का जो कुल प्रतिरोध होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है ना, इस ब्रांच का जो कुल प्रतिरोध आएगा वो प्रतिरोध कितना आएगा आपका 6 ओम आएगा। तो ये दोनों, इस पूरी ब्रांच का जो कुल प्रतिरोध आया वो कितना आ गया आपके पास 6 ओम। तो ये जो पूरी ब्रांच थी इसको मैं हटाकर इसकी जगह केवल एक प्रतिरोध लगा सकता हूं, और वो प्रतिरोध कितने ओम का होगा आपका 6 ओम का, क्योंकि इसका पूरे का अपन ने टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो यहाँ से मैंने एक प्रतिरोध लगा दिया। अब इस प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा 6, क्योंकि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में थे तो दोनों को जोड़ दिया, दोनों का कुल प्रतिरोध कितना आ गया आपके पास 6 ओम। अब देखो यहाँ से धारा आई आई थी, यहाँ पर आते ही दो भागों में बट गई थी, I1 और I2। अब देखो इस 6 ओम का ये सिरा इस 6 ओम के इस सिरे के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, ऐसे कि इसका ये दूसरा सिरा इसके दूसरे सिरे से जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है, दोनों सिरों के बीच में कोई प्रतिरोध तो नहीं है ना। जब यहाँ पर दोनों सिरों के बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है और इसका दूसरा सिरा इसके दूसरे से और इसका पहला सिरा इसके पहले से जुड़ रहा है, और दोनों प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, अलग अलग है, तो ये दोनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। जिन प्रतिरोधों में धारा अलग अलग मान की बहती है वो प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ते हैं, समांतर क्रम में। कौन से क्रम में जुड़ते हैं, समांतर क्रम में। और यहाँ पर कितने प्रतिरोध जुड़ रहे हैं, 2। जब 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में होते हैं तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, R इक्विवेलेंट बराबर होता है, ऊपर तो दोनों को क्या करेंगे अपन गुणा, और नीचे दोनों को क्या करेंगे अपन जोड़ेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 6 को अगर 6 से गुणा करेंगे और नीचे क्या करेंगे 6 + 6, 6 को अपन 6 से गुणा करेंगे तो 36, 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, 36 से 12 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। तो इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा वो कितना होगा आपका 3 ओम। तो आपका जो आंसर सही होगा वो कितना होगा आपका 3 ओम होगा। क्या होगा आपका 3 ओम। तो एक तरीका तो ये था। दूसरा फॉर्मूला और बताया था मैंने, जब सभी प्रतिरोध समान मान के हो, सभी प्रतिरोध क्या हो, समान मान के हो, तो कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है R/N। क्या होता है R/N। देखो ये प्रतिरोध भी 6 ओम का है, ये भी क्या है 6 ओम, तो दोनों प्रतिरोध क्या हो गए समान मान के। R बराबर क्या है, किसी भी एक प्रतिरोध का मान। दोनों में से किसी भी एक प्रतिरोध का मान देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको 6। N बराबर क्या है, प्रतिरोधों की संख्या। देखो यहाँ पर कितने प्रतिरोध है, 1 और 2, तो N की जगह कितना रखेंगे अपन 2। 6 में जब अपन 2 का भाग देंगे तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 3। तो चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो, चाहे आप इस फॉर्मूले से निकालो, चाहे 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, किसी भी फॉर्मूले से निकालो, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3 ओम। तो इस प्रकार के सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा आपका 3 ओम होगा। कितना होगा 3 ओम। अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है आपको, ये सिरा ए है और ये सिरा बी है। आपको निकालना है ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट का मान कितना होगा। ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट का मान कितना होगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया था जिन भी दो सिरों के बीच में अपन से आर इक्विवेलेंट पूछ रहा है, किन किन के बीच में पूछ रहा है अपन से, ए और बी, उनमें से किसी भी एक सिरे को मानेंगे अपन प्लस और दूसरे सिरे को क्या मानेंगे माइनस।
प्लस से अपन कुछ धारा लेंगे, मान लेते हैं अपन यहाँ से धारा लेते हैं कितनी, आई। अब आई धारा जब इस पॉइंट पे आएगी तो कितने भागों में बढ़ जाएगी, 3 भागों में। इसके अंदर जा रही है मान लो I1, इसके अंदर जा रही है कितनी, I2, और इसके अंदर जा रही है कितनी, I3। तो देखो आई धारा जा रही है 4 ओम में, ये धारा यहाँ से घूमकर इधर जाएगी तो 2 ओम के में भी प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होगा, I1 होगा। अब यहाँ से आ रही है कितनी आपकी I1, और यहाँ से आ रही है आपकी कितनी, यहाँ से आ रही है कितनी आपकी I2। तो देखो I1 और I2 मिलकर यहाँ से चल जाएगी आपकी I1 प्लस I2। तो इधर से आ रही है I1 प्लस I2 और इधर से आ रही है कितनी आपकी I3। तो I1, I2, I3 ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, आपके I का। तो इस प्रकार अपन ने सबसे पहले इन सभी प्रतिरोधों के अंदर धारा का मान क्या कर लिया, प्रवाहित कर दी। अब देखते हैं किन किन प्रतिरोधों में धारा समान मान की बह रही है। तो अपन देखेंगे 4 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान कितना है, I1, और 2 ओम के प्रतिरोध में भी धारा का मान कितना है, I1। तो इन दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान क्या है, समान। 4 ओम और 2 ओम, इन दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान क्या है, समान। जिन प्रतिरोधों में धारा समान मान की होगी वो प्रतिरोध कौन से क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम के अंदर कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। और 4 को जब अपन 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 ओम। मतलब इन दोनों प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा, 6 ओम। तो मैं इन दोनों प्रतिरोधों की जगह केवल एक प्रतिरोध लगाता हूं और उस प्रतिरोध का मान कितना होगा आपका, 6 ओम होगा। कितना होगा, 6। तो ये जो 4 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध था, इन दोनों की जगह मैंने केवल एक प्रतिरोध लगा दिया और उस प्रतिरोध का मान कितना हो गया आपका, 6 ओम। अब देखो इस 6 ओम का ये सिरा जुड़ रहा है 3 ओम के इस सिरे से। देखो इन दोनों के पहले सिरे यहाँ से जुड़ रहे हैं और इन दोनों के दूसरे सिरे यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और इन दोनों के पहले और दूसरे सिरों के बीच में कोई दूसरा प्रतिरोध नहीं है। और इसके अंदर बहने वाली धारा है I1 और इसके अंदर बहने वाली धारा है कितनी, I2। तो जिन जिन प्रतिरोधों में धारा असमान मान की होती है, अलग अलग होती है, वो प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में जुड़ते हैं, समांतर क्रम में। दूसरा, इसका दूसरे सिरे यहाँ से जुड़ रहे हैं और पहले सिरे यहाँ से जुड़ रहे हैं, दोनों सिरों के बीच में कोई अन्य रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये दोनों प्रतिरोध होंगे कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। और जब 6 ओम का और 3 ओम का दो प्रतिरोध समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में R इक्विवेलेंट बराबर होता है, ऊपर तो दोनों को क्या करेंगे, गुणा, और नीचे दोनों को क्या करेंगे, अपन जोड़ेंगे। तो देखो 6 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18, और 6 में अपन 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। 18 में 9 का भाग देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना आ जाएगा, 2 ओम। मतलब इन दोनों प्रतिरोधों का जो कुल प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 2 ओम। तो मैं ये दोनों प्रतिरोध है, इन दोनों प्रतिरोधों को हटाकर केवल एक प्रतिरोध लगा देता हूँ। दोनों की जगह कितना लगा देता हूँ, केवल एक प्रतिरोध। अब वो जो एक प्रतिरोध होगा उसका मान कितना होगा आपका, 2 ओम होगा। कितना होगा, 2 ओम। अब देखो यहाँ से धारा आ रही थी, अब केवल कितने रास्तों में बटेगी, 2। इधर से आएगी I1 और इधर से आएगी कितनी, I2। तो यहाँ से धारा आई थी, देखो यहाँ से I1 आ रही है, इधर होते हुए इसमें भी कितनी जाएगी, I1। तो देखो इन दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान क्या हो गया, समान। जिन प्रतिरोधों में धारा का मान समान होगा तो वो कौन से क्रम में जुड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। जो 4 को और अपन 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपका, 6 ओम। कितना हो जाएगा, 6। तो इन दोनों की जगह मैं केवल एक प्रतिरोध लगा दूंगा और उस प्रतिरोध का मान कितना होगा आपका, 6 ओम। तो मैंने एक प्रतिरोध तो यहाँ से हटा दिया और इस 2 ओम की जगह अब प्रतिरोध कितना आ जाएगा, 6 ओम। अब देखो इस 6 ओम का ये सिरा यहाँ से और ये सिरा यहाँ पर, इसका दूसरा सिरा यहाँ से जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा। जब इन दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान, इसमें बह रही है I1, इसमें बह रही है I2, इन दोनों के सिरे यहाँ से जुड़ रहे हैं और बीच में इन दोनों के बीच में सिरे में कोई तीसरा प्रतिरोध नहीं है, तो ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपर गुणा और नीचे जोड़। 6 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36, और 6 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। 36 में जैसे 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 ओम। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो उस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, 3 ओम। तो इस प्रकार अपन श्रेणी और समांतर क्रम के अंदर ध्यान रखते हुए अपन इस प्रकार किसी भी प्रकार के
जो अपन को डायग्राम दे रखे हैं उनके कुल प्रतिरोध का मान अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अपन को याद क्या रखना है, यदि जिन प्रतिरोधों में धारा समान मान की बह रही है तो वो प्रतिरोध तो होंगे कौन से, श्रेणी क्रम में, और जिन प्रतिरोधों में धारा अलग अलग मान की बह रही है तो वो प्रतिरोध जुड़ेंगे कौन से, आपके समांतर क्रम में। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, जो व्हीटस्टोन ब्रिज से संबंधित है। देखो क्या है, अगर आपको इस प्रकार से कहीं डायग्राम देखने को मिल जाए, और आपसे पूछे कि इस सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना होगा, या इस सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना होगा। आपसे ये सिरा ए दे दे और ये सिरा क्या दे दे, बी, और आपसे पूछे कि इस सर्किट का कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखो इसके अंदर एक ट्रिक काम में आती है। अपन ने पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर पढ़ा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज है वो ब्रिज की संतुलन अवस्था में काम करता है, और जब ब्रिज संतुलन अवस्था में होता है तो उसके आमने सामने के प्रतिरोध का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर देखो ये जो वाला पॉइंट है, अगर इसको मैं थोड़ा नीचे खींच लूं, इस पॉइंट को अगर थोड़ा मैं नीचे खींच लूं, तो इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये तो हो जाएगा आपका 6 ओम का, ये हो जाएगा आपका 3 ओम का। तो देखो इस 3 ओम के साथ जुड़ रहा है एक 2 ओम का, कितने ओम का, 2 ओम का, और इस सिरे से एक ब्रांच और निकल रही है, उससे जुड़ रहा है कितने ओम का, 8 ओम का। और यहां से देखो 6 ओम के से, ये 6 ओम का और ये था ना, यहां से एक प्रतिरोध और निकल रहा है, वो कितने का निकल रहा है आपका, 4 ओम का। मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट अंदर घुस रहा था उसको खींच के ले लिया बाहर। तो ये जो पॉइंट पहले यहाँ पर था उसको खींच के मैं यहाँ पर ले आया। तो देखो अब ये दोनों सिरे तो कौन से हो गए आपके, ए, और ये क्या हो गया आपका, बी। तो ये जो हो गए 4 प्रतिरोध, ये किसके हो गए, व्हीटस्टोन ब्रिज के। अब देखो इसके आमने सामने वाले प्रतिरोध का गुणनफल करके देखो, 6 को अगर अपन गुणा करेंगे 2 से तो कितना आएगा, 12, और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12। मतलब इस प्रतिरोध के आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणनफल क्या है, बराबर है। और जब आमने सामने के प्रतिरोधों का गुणनफल बराबर होता है तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो कौन सी अवस्था में होता है, ब्रिज की संतुलन अवस्था में। और ब्रिज की संतुलन अवस्था में क्या होता है, इस बीच वाले ब्रांच के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना होता है, 0। मतलब जब इस बीच वाली ब्रांच के अंदर कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो अपन का ये जो रेजिस्टेंस है ये बिल्कुल भी काम में नहीं आता है। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन अवस्था में होता है तो जो बीच वाला प्रतिरोध होता है उसको क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। अब देखो यहाँ से धारा आएगी, इसमें जाएगी और इसमें जाएगी, ऐसे यहाँ पर मान लो कितनी गई, I1, और इधर गई कितनी, I2। टोटल आ रही थी I। अब 6 ओम के में कितनी जा रही है, I1। तो 4 ओम के में भी कितनी जाएगी, I1 ही जाएगी। इधर 3 ओम के में कितनी जा रही है, I2। तो 2 ओम के में भी कितनी जाएगी, I2। तो देखो इन दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान समान और इन दोनों प्रतिरोधों में धारा का मान क्या है, समान। तो ये दोनों प्रतिरोध आपस में कौन से क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने के लिए दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 6 और 4 कितना हो जाएगा आपका, 10। ऐसे कैसे, नीचे दोनों श्रेणी क्रम में है तो ये दोनों जुड़ेंगे तो आपस में कितने हो जाएंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे आपके, 5। और इनके ये सिरे ऐसे जुड़ रहे नहीं जुड़ रहे। अब ये है आपका ए सिरा, ये है आपका बी सिरा। देखो 10 ओम का ये सिरा इस 5 ओम के साथ इससे जुड़ रहा है, इसका दूसरा सिरा इसके दूसरे से जुड़ रहा है। मतलब ये दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम में हो गए, समांतर। और समांतर क्रम में जब 2 प्रतिरोध होते हैं तो ऊपर तो दोनों को क्या करते हैं, गुणा, और नीचे दोनों को क्या करते हैं, अपन जोड़ते हैं। तो 50/15, अगर 5 से काटे तो ये वो कटेगा 3 और ये कटेगा कितने बार, 10 बटे, यानी कि 10/3 ओम, यही क्या होगा आपका
आंसर होगा। क्या होगा? आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में यदि आ जाए तो आपको इसको तो इससे गुणा करना है। देखो 6 को 2 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? 12, और 4 को 3 से गुणा किया तो क्या आएगा? 12। तो आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल क्या हो गया? बराबर। जब आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल बराबर होगा तो इस बीच वाले ब्रांच को अपन क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब देखो 6 ओम का और 4 ओम का प्रतिरोध क्या हो गया आपका? श्रेणी क्रम में। ऐसे कैसे? 3 ओम का और 2 ओम का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम में। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 10, और इन दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 5, और 10 को और 5 समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने के लिए ऊपर तो दोनों को क्या करेंगे? गुणा, और नीचे दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो अपन के पास सर्किट का क्या आ जाएगा? कुल प्रतिरोध आ जाएगा। तो अगर इस प्रकार का अगर आपको कहीं क्वेश्चन देखने को मिले तो उस क्वेश्चन को अपन व्हीटस्टोन ब्रिज की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर मान लो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दे, कई बार पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी है बहुत सिंपल लेकिन कई बार कंफ्यूज कर देता है। मान लो ये है 6 ओम का, ये भी है 6 ओम का, ये भी है कितने ओम का? 6। इसका एक सिरा मैंने जोड़ दिया यहाँ से, इसका ये पॉइंट जोड़ दिया मैंने यहाँ से, और आपसे पूछे कि ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। क्या? ए और बी के बीच में कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। अपन से पूछा है आर इक्विवेलेंट किस किस में? ए एंड बी के बीच में। ए एंड बी के बीच में आर इक्विवेलेंट का मान कितना होगा। तो मैंने क्या बताया था, जिन सिरों में अपन को आर इक्विवेलेंट मानना है उन सिरों में एक को तो मान लो प्लस और दूसरे को क्या मान लो? माइनस। अब देखो ये सिरा यदि यहाँ पर ए है, ठीक है, इस वाला पॉइंट क्या है? ए। तो देखो ये पॉइंट पूरा 6 ओम का किससे जुड़ा हुआ है? ए से। ऐसे कैसे? ए यहाँ इस पूरी ब्रांच के अंदर कोई प्रतिरोध है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। तो जैसे कि जैसे बिल्कुल सीधा तार है तो ये वाला पॉइंट भी आपका कौन सा होगा? ए ही होगा, क्योंकि बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। तो ये पॉइंट क्या होगा आपका? ए। ऐसे कैसे? देखो इसका ये पॉइंट क्या है आपका? बी। अब यहाँ से एक तार जा रहा है और यहाँ पर जाके शॉर्ट हो रहा है, बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है ना। तो जब ये पॉइंट यहाँ पर बी है, बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, तो यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर बी होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा आपका? बी होगा। क्या होगा? बी। देखो क्या किया मैंने, एक पॉइंट अपना ए था, एक पॉइंट अपना क्या था? बी। जब तक बीच में कोई प्रतिरोध नहीं आएगा, तो देखो यहाँ पॉइंट ए है तो यहाँ पर भी विभव कितना होगा? ए। यहाँ पर भी कितना होगा? ए। यहाँ पर विभव कितना होगा आपका? ए होगा। यहाँ पर भी ए होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा? ए। ऐसे कैसे? यहाँ पर यदि बी है तो ये सिरा भी पूरा क्या होगा आपका? बी। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट तो ले लेता हूँ ए और एक पॉइंट ले लेता हूँ बी। ये जो प्रतिरोध है देखो किन किन पॉइंट के बीच में जुड़ा हुआ है। एक सिरा तो जुड़ रहा है ए से और दूसरा सिरा जुड़ रहा है बी से। तो मैं एक प्रतिरोध को जोड़ देता हूँ, एक सिरा तो जोड़ देता हूँ किससे? ए से, और दूसरा सिरा जोड़ देता हूँ किससे? बी से। ये वाला प्रतिरोध देखो किस किस के बीच में जुड़ा है। एक सिरा तो जुड़ रहा है ए से और दूसरा सिरा जुड़ रहा है किससे? बी से। तो दूसरे वाले प्रतिरोध का भी एक सिरा तो जुड़ रहा है आपका ए से और दूसरा सिरा किससे जुड़ रहा है? बी से। ये मैंने दूसरे प्रतिरोध का एक सिरा ए से जोड़ दिया, दूसरा सिरा किससे जोड़ दिया? बी से। ऐसे कैसे? तीसरा प्रतिरोध देखो, तीसरे प्रतिरोध का एक सिरा तो जुड़ रहा है ए से और दूसरा सिरा किससे जुड़ रहा है? बी से। तो मैं एक तीसरा प्रतिरोध ले लेता हूँ, उसका भी एक सिरा तो जोड़ देता हूँ मैं किससे? ए से, और दूसरा सिरा जोड़ देता हूँ मैं किससे? बी से। तो अब ये जो प्रतिरोध अपने पास कुछ इस प्रकार से जुड़ गए। तो तीनों के तीनों प्रतिरोध कौन से क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है, जब सभी प्रतिरोध समान मान के होते हैं तो क्या होता है? R/N। किसी भी एक प्रतिरोध का मान कितना है आपके पास? 6। प्रतिरोधों की संख्या कितनी है? 3। और 6 में जब 3 का भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 ओम। देखो ऐसी बात है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एक सिरा ए तार, एक सिरा क्या है? बी। मान लो ये कोई सीधा तार है और इस सिरे का विभव मान लो 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 10 वोल्ट होगा, यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा, यहाँ पर भी 10 होगा। इस पूरे तार के अंदर विभव का मान कितना रहेगा? 10 वोल्ट, जब तक इसके बीच में कोई प्रतिरोध ना आ जाए। तो अगर इस सिरे का मैं विभव ए मान लूं, क्या मान लूं? ए, तो देखो यहाँ पर भी ए होगा, इधर भी कोई प्रतिरोध नहीं है, तो इस सिरे का विभव भी कितना होगा आपका? ए। अगर इसका विभव बी मान लूं, तो देखो यहाँ पर बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है, तो इस सिरे का विभव भी क्या होगा आपका? बी होगा। भाई बी, यहाँ पर भी बी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, तो यहाँ पर भी कितना होगा? बी। अब अपन ए और बी 2 पॉइंट लिख लेते हैं
और ये प्रतिरोध देखते हैं तो ये प्रतिरोध जुड़ रहा है, एक सिरा तो जुड़ रहा है ए से और दूसरा सिरा जुड़ रहा है बी से। तो मैंने इस प्रतिरोध का एक सिरा जोड़ दिया मैंने ए से और दूसरा सिरा जोड़ दिया बी से। ऐसे कैसे इस प्रतिरोध भी किन किन के बीच में जुड़ा है, ए और बी के बीच में। ये प्रतिरोध भी किन के बीच में जुड़ रहा है, ए और बी के बीच में। तो मैंने तीनों प्रतिरोधों को ए और बी के बीच में जोड़ दिया तो हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम बन के आता है। इसके अंदर क्या होगा, सभी प्रतिरोधों के अंदर बहने वाली धारा का मान क्या होगा, अलग अलग। सभी प्रतिरोधों के ये सिरे आपस में जुड़ रहे हैं और दूसरे सिरे आपस में जुड़ रहे हैं तो प्रतिरोध होंगे कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम के अंदर कुल प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला होता है आर इक्विवेलेंट बराबर होता है आर बटे एन। आर क्या चीज है, किसी भी एक प्रतिरोध का मान, वो कितना दे रखा है आपके 6 ओम। एन बराबर क्या है, प्रतिरोधों की संख्या, वो कितनी दे रखी है आपके पास 3। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो फ्रेंड ये था अपन का आज का टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन अपन ने दो प्रकार से पढ़ा, एक तो पढ़ा अपन ने श्रेणी क्रम और दूसरा पढ़ा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर अपन ने देखा कि जिन प्रतिरोधों में धारा समान मान की बहती है वो प्रतिरोध आपस में जुड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और जिन प्रतिरोधों में धारा अलग अलग बहती है वो प्रतिरोध जुड़ते हैं कौन से, समांतर क्रम में। समांतर क्रम संयोजन के अंदर वोल्टेज का मान समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर किसका मान समान होता है, धारा का। और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के जितने भी फॉर्मूले थे मैंने आपको बोर्ड पे लिखा है और सारे क्वेश्चन सोल्व करे। तो फ्रेंड्स इस जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं उनकी एक बार और प्रैक्टिस करें। आज के लिए बस इतना ही। अगला जो अपनी क्लास होगी वो उस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे पावर और एनर्जी के बारे में। शक्ति क्या होती है, अपने घरों के अंदर जो मीटर होता है वो वैद्युतिक ऊर्जा को कैसे मापता है, इन सब चीजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कौन सी क्लास में, अगली क्लास में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।